ओके बच्चे, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 23, जिसके अंदर हम लोग हार्ट के मरमर्स और हार्ट के साउंड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसकी वजह यह है बच्चे कि जो मैंने आप लोगों को कार्डियक फिजियोलॉजी के को रिलेटेड लेक्चर दिए थे, उसके अंदर मैंने आपको फ्री फिजियोलॉजी की क्लास में दिए थे, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि हार्ट की जो साउंड्स होती हैं वो किस किस कार्डियक एक्टिविटी के साथ को रिलेट करती हैं। तो जो आपका चैप्टर का आधा पोर्शन है वो तो उसी लेक्चर में कवर हो जाता है। लेकिन जैसे मैं आपको ये बताऊं कि जो हार्ट के मरमर्स होते हैं वो आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आने वाले, उस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन नहीं किए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हार्ट के मरमर्स कैसे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चे इमेजिन कीजिए कि जैसे हार्ट, वही मेरी पुरानी बात, अगर आपके दो तरह के मरमर्स होते हैं, एक होते हैं आपके सिस्टोलिक मरमर्स, दूसरे होते हैं आपके डायस्टोलिक मरमर्स। मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हम लोग सिस्टली और डायस्टली की बात कर रहे होते हैं तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द सिस्टली एंड डायस्टली ऑफ वेंट्रिकल्स, नॉट दैट ऑफ एट्रिया। एट्रिया की हम बात नहीं कर रहे होते। उसकी वजह ये है कि वेंट्रिकल्स वो मेन ऑर्गन्स हैं हार्ट के जिन्हें पुश करना है ब्लड पूरी की पूरी बॉडी को या पूरी की पूरी पल्मोनरी सर्कुलेशन को। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक का बेसिकली मतलब ये होता है कि वेंट्रिकल की सिस्टली और डायस्टली में कौन से मरमर होते हैं। सबसे पहले आपके लिए समझना ये जरूरी है कि जो आपका वैल्व्स होते हैं वो कौन से होते हैं। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। दिस इज योर राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे आपका होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे होता है आपका बाइकस्पिड वाल्व। नेक्स्ट आप ये देखें, राइट वेंट्रिकल से राइट साइड आपका पल्मोनरी ट्रंक, तो यहाँ पे आपको मिलता है पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। और एओर्टा जो यहाँ से राइज करता है तो उसके लेवल पे आप लोगों को मिलता है यहाँ पे एओर्टिक वाल्व, ठीक है। ये अब आपके चार तरह के वाल्व हो गए। अब बच्चे आपने ये भी याद रखना है कि वेल्व्स की दो तरह की डिजीजेज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये क्रॉस सेक्शन है एक वेल्व का, ठीक है। ये एक ट्राइकस्पिड वेल्व मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ जिसके तीन कास्ट होते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपका जो यानी कि आपके बॉडी के अंदर हार्ट में कौन कौन से वेल्व्स हैं उनके तीन कास्ट हैं। नंबर वन, ट्राइकस्पिड वेल्व का जो है तीन वेल्व्स होते हैं। पल्मोनरी वेल्व जो होता है वो सेमी ल्यूनर वेल्व है, उसके भी तीन कास्ट होते हैं। एओर्टिक वाल्व एक सेमी ल्यूनर वाल्व है, उसके भी तीन कास्ट होते हैं। लेकिन एओर्टिक और सेमी ल्यूनर वाल्व को हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व इसलिए नहीं बुलाते कि अगर हम हार्ट के सब वाल्व को ट्राइकस्पिड कहेंगे तो हाउ विल वी डिफरेंशिएट इसमें से हम कौन से ट्राइकस्पिड की बात कर रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी वाले की, एओर्टा वाले ट्राइकस्पिड की, या एट्रियोवेंट्रिकुलर राइट साइड की। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने इनके अलग अलग नाम रखे हैं, एओर्टिक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व। अब आप ये देखें कि ये नॉर्मली मैंने आप लोगों को बताया कि फॉर एग्जांपल अगर ये हार्ट का ल्यूमेन है तो इसके अंदर वाल्व का जो एरिया होता है वो तकरीबन ये वाले इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए। तो वाल्व का जो बचे एरिया होता है जिसके थ्रू ये ब्लड को अलाउ करता है आना जाना, ये तकरीबन होता है, हर वाल्व का डिफरेंट होता है। लेकिन अगर एक ऑन एवरेज बता दूं तो तकरीबन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगर ये इससे कम हो के बहुत नैरो हो के वाल्व आपस में ऐसे जुड़ जाएं और ये एरिया जो है ये सिर्फ और सिर्फ इतना बच्चा है जितना मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, छोटा सा, तो इसको हम लोग कहते हैं कि वेल्व्यूलर स्टीनोसिस हो गया है, ठीक है। वेल्व जो है वो अलाउ नहीं कर रहा ब्लड को अपने अंदर से पास करने के लिए। दूसरे नंबर पर चीज बच्चे आती है, आपका वेल्व की जो डिजीज आती है दैट इज एक्चुअली वेल्व की रीगर्जिटेशन। वेल्व की रीगर्जिटेशन से मुराद ये है, ये देखिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन, ये आपका वेल्व है, इसने नॉर्मली यूं ऐसे करके क्लोज होना है। अगर ये ऐसे प्रॉपरली क्लोज ना हो और इनकम्प्लीटली क्लोज हो, जैसे यहाँ पे बस इतना इतना नजदीक आ जाए और इनके दरमियान कोई ना कोई स्पेस रहे, ठीक है। तो इनके दरमियान जब स्पेस रहेगी तो जो ब्लड नीचे आया वो रीगर्जिटेट करके वापस भी जा सकता है। यानी और इसको दूसरे तरीके से मैं आपको ये भी शो कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये वाल्व था, इसको नॉर्मली ऐसे क्लोज होना था, ये क्लोज होने के बजाय इसका एक इधर चला गया, एक ऊपर की तरफ मूव कर गया, ठीक है। वैसे ऊपर यूजुअली नहीं जाता, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि रीगर्जिटेशन के अंदर ऐसे हो सकता है कि कोई भी वेल्वुलर डिस्ट्रक्शन ऐसी आए कि वेल्व जो होता है वो अपने अंदर वो क्लोज प्रॉपरली ना हो सके। और जब वो क्लोज नहीं हो सकता तो उसकी वजह से सारी की सारी गड़बड़ पैदा होती है। इस हिसाब से हमने ये पढ़ लिया कि आपके वेल्व के दो तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, एक तो स्टीनोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वेल्व के और एक रीगर्जिटेशन के। स्टीनोसिस में इतना सिवियरली वेल्व क्लोज होता है कि उसके अंदर से ब्लड का गुजरना मुश्किल होता है, और रीगर्जिटेशन में आपका जो होता है वेल्व वो ओपन होता है, वो फुली क्लोज होता ही नहीं है, तो उसमें से ब्लड रीगर्जिटेट करता रहता है, ठीक है।
इसी हिसाब से बच्चे आपके दो तरह के मरमर बनते हैं। पहले आप लोग निमोनिक लिख के उनको याद कर लीजिए, फिर आप लोगों को याद हो जाएगा। पहला निमोनिक है बच्चे, प्लीज स्नीक अवे स्लोली। ठीक है, प्लीज स्नीक अवे स्लोली, इसको एस कर दीजिए और उसके नीचे लिखे मिस्टर टाइगर। क्या मतलब है इस बात का? अब आप लोग देखें, मैं इसको आपका निमोनिक ये वाला कंप्लीट करवा रहा हूँ। प्लीज स्नीक अवे का मतलब है पल्मोनरी स्टीनोसिस, एओर्टिक, ए से अवे का स्टीनोसिस, ठीक हो गया। एम आर से बनता है माइट्रल रीगर्जिटेशन, टी से बनता है ट्राइकस्पिड, और आर फिर यहाँ पे जी से, इस आर को कैपिटल कर लें, ठीक है, जी को छोटा कर लें, सॉरी, इस आर से बनता है रीगर्जिटेशन। तो अब आप ये देखें कि पल्मोनरी और एओर्टिक स्टीनोसिस के मरमर, पल्मोनरी और एओर्टिक क्लोजर के जो मरमर हैं वो सिस्टली में होते हैं वेंट्रिकल के, और जो माइट्रल और ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन के मरमर हैं वो भी वेंट्रिकुलर सिस्टली में होते हैं। इसी के ऑपोजिट बच्चे अगर हम लोग डायस्टली के मरमर देखें तो पहले आप लोग वो लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे जाते हैं। इसका निमोनिक बहुत सिंपल है, आर्म्स पार्ट। क्या मतलब है इस बात का, जरा देखिएगा, आर्म्स पार्ट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करता चलूं, ए से बनता है यहाँ पे बच्चे एओर्टिक रीगर्जिटेशन, माइट्रल स्टीनोसिस, ठीक है। फिर ए यहाँ पे साइलेंट आप समझ लें, पार्ट्स का आप लोग इसे समझ लें, पार्ट्स का स्पेलिंग है PRTS, पल्मोनरी रीगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस। अब यहाँ पे आप लोगों को सिंपल ट्रेंड ये पता चला कि एओर्टिक और पल्मोनरी रीगर्जिटेशन के मरमर और माइट्रल और ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस के मरमर डायस्टली में होते हैं। इस सब बात का मतलब क्या है, जरा गौर से सुनना। एक बात मेरे साथ इमेजिन कीजिए कि जब डायस्टली होती है तो डायस्टली में क्या होता है, एट्रिया से जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल में आता है, तो वो तभी आ सकता है ना जब आपका माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व जो होते हैं जब वो ओपन हो। याद रखिएगा, डायस्टली में माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, माइट्रल में डायस्टली में माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं क्योंकि एट्रिया से ब्लड को वेंट्रिकल में आना पड़ता है। और डायस्टली के अंदर पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व जो होते हैं वो क्लोज होते हैं नॉर्मली। क्यों? क्योंकि डायस्टली में सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल में ब्लड को फिल करना है, तो आगे यहाँ पे प्लग लगा होता है। यहाँ पे आपके एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व क्लोज होते हैं इस जगह पे जहाँ पे मैं एरो में शो कर रहा हूँ, ताकि ब्लड आगे ना चला जाए। ब्लड तभी आगे जाए जब आपका एडिक्वेट प्रेशर डेवलप हो रहा है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो फिर आपके एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व खुलेंगे और ब्लड आपका बाहर जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे कंक्लूजन हमारा ये निकला, आप ये देखें कि डायस्टली के अंदर माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व का स्टीनोसिस है, कि डायस्टली में जिन वाल्व्स को ओपन होना होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, डायस्टली में जो वाल्व्स का ओपन होना होता है वो वाल्व्स ओपन नहीं होते प्रॉपर्ली, तो उनकी स्टीनोसिस का मरमर आपको डायस्टली में अप्रिशिएट होगा। और वो वाल्व्स जिनको नॉर्मली डायस्टली में क्लोज होना होता है, यानी कि एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व्स, उन वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होते, तो उनकी रीगर्जिटेशन का मरमर आपको डायस्टली में सुनाई देगा। इसी के काउंटर में बात अगर मैं सिस्टली की करूं, तो सिस्टली के अंदर क्या होता है बच्चे, कि जो आपका माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, मैं यहाँ पे एम्प्टी लिख रहा हूँ, ये नॉर्मली क्लोज होते हैं, और पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व जो होते हैं बच्चे ये ओपन होते हैं नॉर्मल सिस्टली में। नॉर्मल सिस्टली में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आगे की तरफ उन्होंने ब्लड भेजना होता है, तो एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व को ओपन होना होता है और ये वाले वाल्व आपके क्लोज हो जाते हैं। तो अब आप ये देखें कि आपको सिस्टली के अंदर पल्मोनरी स्टीनोसिस और एओर्टिक स्टीनोसिस का मरमर मिल रहा है। इस बात का क्या मतलब है कि सिस्टली में नॉर्मली पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व्स को जो ओपन होना होता है, तो वो ओपन होने के बजाय स्टीनोज हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, तो सिस्टली में आपको उनका स्टीनोटिक मरमर अप्रिशिएबल होता है। और अगर आप लोग माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व की बात करें तो सिस्टली में उनको हमेशा क्लोज होना होता है, लेकिन कंसिक्वेंटली वहां से ब्लड फ्लो रिगर्जिटेट हो रहा होता है। डिजीज कंडीशंस के अंदर आपके एओर्टिक रिगर्जिटेशन, ये जितनी भी आपके मैंने कंडीशंस बताई हैं रिगर्जिटेशन की और स्टीनोसिस की, ये सारी डिजीज कंडीशंस हैं। नॉर्मली ये वाले वाल्व्स के डिसऑर्डर्स एग्जिस्ट
नहीं करते। तो आज से आप लोग बच्चे एक लॉ बना लेंगे। लॉ क्या है कि जब भी कोई वेल्व को ओपन होना होता है तो उसके स्टीनोसिस के मरमर्स को अप्रिशिएट किया जा सकता है, और जब भी किसी वेल्व को नॉर्मली क्लोज होना होता है तो उस फेज में उसके रीगर्जिटेशन के मरमर्स को अप्रिशिएट किया जा सकता है। इसकी दोबारा एग्जांपल दूंगा। जैसे डायस्टली के अंदर आपके जो एओर्टिक और पल्मोनरी वेल्व्स को क्लोज होना होता है तो उनके रीगर्जिटेशन के मरमर अप्रिशिएट हो सकते हैं, और सिस्टली में आपके माइट्रल और ट्राइकस्पिड को क्लोज होना होता है तो उनके रीगर्जिटेशन के मरमर आप सिस्टली में सुन सकते हैं। अब आप ये देखें कि डायस्टली के अंदर आपके जो माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व को ओपन होना होता है, ठीक है। डायस्टली के अंदर आपके माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व को ओपन होना होता है तो उनके स्टीनोसिस के मरमर, और सिस्टली के अंदर आपके एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व्स को ओपन होना होता है तो उनके स्टीनोसिस के मरमर को अप्रिशिएट किया जा सकता है। ये सारी मैंने आप लोग को डिटेल बता दी कि मरमर्स की पीछे फिजियोलॉजी क्या होती है। अब हम लोग स्टडी करते हैं हार्ट की कुछ कॉन्जेनिटल डिजीजेस जो कि चैप्टर नंबर 23 में हाईलाइट की गई हैं। जी बच्चे, अगर अब आपके हार्ट के अंदर जो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होती हैं उनकी बात की जाए तो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं, ठीक है। एक होती है साइनोटिक हार्ट डिजीजेस, दूसरी होती है ए साइनोटिक हार्ट डिजीजेस। और आप लोगों को ये वाली बात लाजमी क्लियर होनी चाहिए। टिपिकल आप लोगों का एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है कि साइनोसिस बॉडी में कब डेवलप होता है। साइनोसिस बॉडी में तब डेवलप होता है जब डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन 5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 ग्राम परसेंट या 5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाए तो हार्ट के अंदर तो पूरी बॉडी में साइनोसिस हो जाता है। साइनोसिस बेसिकली क्या होता है? ब्लूनेस, ठीक है। आपकी म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स की, टंग के नीचे, आपके नोज के टिप की, आपके एयर लोब्यूल्स की ब्लूनेस हो सकती है, आपकी पेरिफेरीज की, फिंगर्स की ब्लूनेस हो सकती है। इसको हम लोग कहते हैं साइनोटिक साइनोसिस, ठीक है। तो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस बेसिकली दो तरह की होती है जो कि आपको फिजियोलॉजी में भी हेल्प करेंगी, ये वाला लेक्चर जो होगा, और आपके एम्ब्रियोलॉजी में भी हेल्प करेगा। बेसिकली बच्चे होता ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये हार्ट का चेंबर है तो आप लोग ये देखें कि साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर जो ब्लड होता है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड पे शंट होता है, ठीक है। अब आप लोग को ये वाली बात बता दूं कि नॉर्मली जो लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के अंदर, ऐसा ही है ना। और जो राइट साइड ऑफ हार्ट होता है वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जाके मिक्स होगा तो आपका तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इम्प्योर हो जाएगा, वो भी डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है, वो भी ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो जब ये वाला ब्लड पूरी की पूरी जो आपकी एओर्टा होगी वो पेरिफेरी को पुश करेगी डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्स कंपोनेंट, तो आपकी बॉडी के अंदर आपको साइनोसिस नजर आएगा, ठीक है। दूसरी जो बच्चा आपकी चीज है यहाँ पे बताने वाली वो है ए साइनोटिक हार्ट डिजीज। ए साइनोटिक हार्ट डिजीज में जो ब्लड होता है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड पे पुश होता है या शंट होता है या वहां पे जाता है, ठीक है। और इसके अंदर साइनोसिस नहीं होता क्योंकि लेफ्ट साइड का ब्लड तो ऑक्सीजन रिच है, तो वो जाके डीऑक्सीजनेटेड के साथ जब जाके मिक्स होगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, तो साइनोसिस उसके इसके अंदर मैनिफेस्ट नहीं होता। अब आप लोगों को ये वाली बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए साइनोटिक और एसाइनोटिक डिजीज के केसेस में कि साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर आपको राइट से लेफ्ट साइड पे शंटिंग मिलती है, और एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे शंटिंग मिलती है। और इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे बनाइए कि ए साइनोसिस तभी नहीं होता क्योंकि लेफ्ट साइड का हार्ट तो हार्ट के जो ब्लड होता है वो तो ऑक्सीजनेटेड होता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जब शंटिंग हो भी जाए तो उसने तो कोई नहीं करवाना ना ये वाली साइनोसिस कॉज नहीं करवाना। अब इनकी कॉजेज आपको पता होनी चाहिए बच्चे। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो साइनोटिक हार्ट डिजीज होती हैं तो उसकी कॉजेज के अंदर आता है टी 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 वाली कॉजेज होती हैं। नंबर वन, अगर किसी बंदे को टेट्रालॉजी ऑफ पैलेट है, ठीक है, टेट्रालॉजी ऑफ पैलेट है। नंबर टू, आपको यहाँ पे बता दूं ट्रांसपोजिशन है ग्रेट वेसल्स की, अगर एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवर राइट कर रही है, ठीक है। तीसरे नंबर पे चीज है ट्रंकस आर्टरियोसिस। ट्रंकस आर्टरियोसिस से मुराद एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर नॉर्मली जब हार्ट की डेवलपमेंट होती है तो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी ने एक दूसरे से सेपरेट होना होता है, उनके बीच में एक सेप्टम एग्जिस्ट करता है। जब वो सेप्टम एग्जिस्ट ना करे और एक ही मेजर वेसल के अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा होता है और डीऑक्सीजनेटेड भी आ रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रंकस आर्टरियोसिस। बस आपके लिए फिलहाल इतना काफी है।
एसाइनोटिक हार्ट डिजीज की बच्ची अगर बात की जाए तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है वो एसाइनोटिक डिजीज है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एसाइनोटिक है, इसमें लेफ्ट टू राइट शंट होता है। और पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस ये भी आपका एसाइनोटिक हार्ट डिजीज है। ठीक है, अब यहाँ पे दो जो बहुत ज्यादा क्लिनिकल इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, मैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि आपकी बुक में भी हाईलाइट की गई है। ये यहाँ पे एओर्टा अराइज कर रही है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे आपका जो पल्मोनरी ट्रंक है आर्टीरियल वो आ रहा है, ये उसकी लेफ्ट साइड की ब्रांच है, राइट साइड की ब्रांच पल्मोनरी आर्टीरियल ट्रंक की। होता कुछ यूं है कि एओर्टिक आर्च के बीच में और लेफ्ट साइड के पल्मोनरी ट्रंक के बीच में एक डक्ट एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं डक्टस आर्टरियोसस। ठीक है, डक्टस आर्टरियोसस से बच्चे यूजुअली जो ब्लड होता है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शंट होता है, यानी कि लेफ्ट सर्कुलेशन से एओर्टा से लेफ्ट पल्मोनरी आर्टीरियल ट्रंक में। क्योंकि देखें ना, पल्मोनरी आर्टीरियल ट्रंक जो है वो राइट साइड से राइट आ रहा है, एओर्टा लेफ्ट साइड से। तो मैंने आपको भी बताया कि लेफ्ट टू राइट शंट होता है एसाइनोटिक डिजीज में। तो डक्टस आर्टरियोसस बच्चे एम्ब्रियो के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन जब बेबी बॉर्न होता है तो उसकी फर्स्ट डे पे, फर्स्ट मतलब डे ऑफ बर्थ के ऊपर डक्टस आर्टरियोसस का क्लोजर हो जाता है, वो बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। उसके अंदर ये जो डक्ट होता है उसका ल्यूमेन कंस्ट्रिक्ट करके ऐसे हो जाता है, ऐसे। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ से इस पॉइंट पे कंस्ट्रिक्ट कर गया। जिन बच्चों में ये कंसिस्ट नहीं करता उनको ये साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज परसिस्ट करती है। नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए कि यूजुअली पहले दिन के अंदर ये क्लोज कर जाता है। पहले दिन में ना करे तो अगले 48 आवर्स में मस्त कट जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। और आपको ये बता दूं कि कौन सी ऐसी आप दवाई दे सकते हैं न्यू बॉर्न को जिसके जरिए इसका क्लोजर जो होता है वो स्टिमुलेट हो सकता है, क्योंकि क्लोजर होना जरूरी है। तो दैट इज एक्चुअली इंडोमेथासिन, ब्रूफिन की तरह की एक एंसिड है जो कि आप लोग देते हैं पेटेंट डक्टस आर्टियोसस के ट्रीटमेंट में। उसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट सीरीज आपको आनी चाहिए वो है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट का मतलब है कि इसके अंदर 4 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर 4 कंपोनेंट है, फैलेट ने ये डिस्कवर की थी। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के अंदर कि इसके डिफेक्ट्स क्या क्या हैं। इस फिगर की लेफ्ट साइड को इग्नोर कीजिएगा, सिर्फ राइट साइड को देखें, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहली बात ये बच्चे की यहाँ पे डेवलप करता है पल्मोनरी स्टीनोसिस। पल्मोनरी स्टीनोसिस इज द बेसिक कॉज ऑफ टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। ये आपका वाइवा का टिपिकल क्वेश्चन है। पल्मोनरी स्टीनोसिस जब बच्चे एम्ब्रियो के अंदर खास तौर पर पूछा जाता है एनाटॉमी के वाइवा में, फिजियो में इतना कॉमनली नहीं, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। पल्मोनरी स्टीनोसिस जब किसी बच्चे को होता है, जब उसके हार्ट की डेवलपमेंट होती है, उसकी वजह से बच्चे बैक पुश मिलती है आपके राइट वेंट्रिकल को। जब राइट वेंट्रिकल को बैक पुश मिलती है तो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रफी हो जाती है। ठीक है, जब राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रफी होती है तो जो आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम डेवलप कर रहा होता है यूजुअली, वो भी डेवलप नहीं कर पाता, क्योंकि सारे का सारा ब्लड लेफ्ट साइड पे शंट कर सकता है, तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी आ जाता है। और आप ये देखें कि ओवरराइडिंग एओर्टा भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऐसी एओर्टा जो कि ओवरराइड कर रही है, क्रॉस कर रही है आपके पल्मोनरी ट्रंक को साइड से। नॉर्मली तो इसके ऊपर से जा रही होती है ना, अब वो साइड पे जा रही है। उसके बाद बच्चे आप लोग ये देखें एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपकी ये 4 कंपोनेंट है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के। जो 5वां कंपोनेंट होता है वो होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या पेटेंट डक्टस आर्टियोसस। अगर किसी बच्चे में इन 4 डिफेक्ट्स के अलावा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या पेटेंट डक्टस आर्टियोसस आ जाए तो उसको हम लोग पेंटालॉजी ऑफ फैलेट कहते हैं, टेट्रालॉजी नहीं कहते। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 23 कंक्लूड होता है।